नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों 200 प्लस क्वेश्चनों पर हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। और एक बात अभ्यर्थियों मैं फोर्थ ग्रेड वालों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जो अभ्यर्थियों यूट्यूब पर MCQs देखते हो, क्लासेस देखते हो अभ्यर्थियों, वो आपको बताते हैं कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, राजस्थान का वस्त्र नगरी कौन सा जिला है, झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। ये बात अब या तो आप दिमाग में बैठा लेना कि इतना इजी पेपर आपका नहीं आने वाला। क्वेश्चन पेपर अब या तो आपका थोड़ा लेवल का आने वाला है, ये याद रखना। अब या तो 200 प्लस क्वेश्चन अब या तो इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। याद रखना, रामबाण क्लास साबित होने वाली। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्लास को पूरा देखने के बाद अब या तो 200 क्वेश्चन आप करने के बाद कमेंट में छाप देना कि आपको कैसे क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और इस क्लास के अंदर से अभ्यर्थियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन अभ्यर्थियों देखने को मिलने वाले हैं। 100% अभ्यर्थियों आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके पास टाइम अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है। टाइम आपके पास इतना बचा है कि 19 से 21 सितंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, MCQs लगाइए अभ्यर्थियों। आपको सिलेक्शन के अभ्यर्थियों मजबूत करने के लिए ये चीज़ काफ़ी होगा। अब रिवीजन के लिए अभ्यर्थियों आपको करना क्या है, तो रिवीजन के लिए अभ्यर्थियों हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन अभ्यर्थियों करने वाले। यहाँ से अभ्यर्थियों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। याद रखना, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिना देरी के अभ्यर्थियों पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दमना कहाँ पर पहना जाता है। जो राजस्थानी की वेशभूषा अभ्यर्थियों आभूषण है, वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। तो दमना अभ्यर्थियों कमेंट में बताना कि कहाँ पर पहना जाता है। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, उंगली में अभ्यर्थियों आपका जो दमना है वो पहना जाता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। क्वेश्चन पेपर करते समय अभ्यर्थियों है और नहीं का विशेष ध्यान रखना है। याद रखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभ्यर्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 यानी कि कुरुंजा अभ्यर्थियों। कुरुंजा आपका इसमें अभ्यर्थियों जो आपका राजस्थान के लोकगीत है अभ्यर्थियों पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत माना जाता है। ऑप्शन 2 स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। रामबाण क्लास होने वाली है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर ऊंट अभ्यर्थियों बीकानेर ऊंट उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा अभ्यर्थियों कि बीकानेर में अभ्यर्थियों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है ये आपसे पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों जनवरी माह में ऊंट महोत्सव अभ्यर्थियों बीकानेर में मनाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाला प्रसिद्ध संत कौन थे। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में देखा जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों लालदास अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लालदास अभ्यर्थियों जो अलवर जिले में जन्मे थे, ऑप्शन 4 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। बस क्लास को अभ्यर्थियों पूरा जरूर देख लेना, 200 क्वेश्चन प्लस हम करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना अभ्यर्थियों, उतना आपके लिए काफी होगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, जो लोक देवता है वहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर आपसे पूछा है। तो राइट आंसर है अभ्यर्थियों तिलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी अभ्यर्थियों। जो नहीं गई थी वो आपको बतानी है। याद रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना अभ्यर्थियों। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 हो जाती है, कालीबाई अभ्यर्थियों जो जेल नहीं गई थी। तो अभ्यर्थियों और ये तीनों याद रखना कि रत्ना शास्त्री, अंजना देवी और अभ्यर्थियों नारायणी देवी, ये तीनों जेल गई थी अभ्यर्थियों। तीनों को स्टार लगा के रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो नहीं गई वो आपसे पूछा है, कालीबाई अभ्यर्थियों नहीं गई थी, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी और नारायणी देवी ये तीनों गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है। स्टार लगा के रखना भाई, जो आपकी प्रजा परिषद है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना आपसे पूछिए। सन याद रखना अभ्यर्थियों 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का बना था, तो क्या बन गया था अभ्यर्थियों भारत।
तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो एक भैया तो संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य, यानी कि भैया तो आज़ादी से भैया तो मुक्त हो गया था। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भैया तो ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो वो आपको बताना है भैया तो निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है वो आपको बताना है। तो याद रखना भैया तो जो नहीं है वो आपसे पूछा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना भैया तो इसको अलाउ नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है भैया तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है ये भी भैया तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य भी होता है भैया तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 को याद रखना भैया तो ये ऑप्शन इसमें आपका गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भैया तो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी। स्टार लगा के रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन 4, यानी कि 12वीं विधानसभा के अंदर भैया तो जो आपकी सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेजा बांध बनाया गया है वो भैया तो कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है। स्टार लगा के रखना भैया तो मेजा बांध के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है। तो मेजा बांध भैया तो आपकी कोठारी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहा है भैया तो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे। इतने स्टूडेंट देख रहे हैं भैया तो लाइक किसी ने नहीं किया भाई, एक बार लाइक सभी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, बस कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इससे जुड़े जिले आपको बताने। तो राइट आंसर है भैया तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये भैया तो 2 ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया तो आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है भैया तो, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में भैया तो आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखना भैया तो ऑप्शन 4, यानी कि ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़ भैया तो सबसे पहले आपकी ऋषिकेश आने वाली है, उसके बाद भैया तो आपकी सज्जनगढ़ आने वाली है, फिर आपके गोगुंदा आने वाले, इसके बाद भैया तो आपके भानगढ़ की चोटियाँ आने वाली है। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भैया तो, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली की चोटियाँ हैं वहाँ से अब या तो आपका ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है, या तो आपसे अब या तो अवरोही क्रम में जमवाएगा भैया तो, या आपको आरोही क्रम में जमवाएगा, या सबसे लंबी चोटी पूछेगा। तो याद रखना भैया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ा किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 4 श्री गंगानगर में आपका बुढ़ा जोड़ा जो गुरुद्वारा है वो भैया तो श्री गंगानगर में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो वो कौन कौन से भैया तो, ये क्वेश्चन है भैया तो राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। तो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों को इस परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, याद रखना भैया तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी के भैया तो ये मिली जुली भैया तो परियोजना है। याद रखना भैया तो स्टार लगा के रखना, ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के कार्य करता है भैया तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य कौन सा भैया तो इसमें से सम्मेलन करता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 2 भैया तो कि भैया तो UNCCD, ये भैया तो एक संस्था है जो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। स्टार लगा के रखना, करंट अफेयर्स के पर्पज से भी भैया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है।
तो सर्वाधिक द्वितीय शहरी है, यानी कि दूसरे नंबर पर जो शहरी जनजाति है वो भैया तो कौन से जिले में पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर भैया तो ऑप्शन 2 आपका इसमें कोटा भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सबसे नंबर 1 भैया तो जो आपकी शहरी जनजाति वो नंबर 1 भैया तो आपके 12 जिले में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर भैया तो आपकी कोटा जिले में पाई जाती है। दोनों को याद रखना भैया, तो पहला नंबर भैया तो 12 का आता है और दूसरा नंबर भैया तो आपके कोटा का आता है। कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जाए भैया तो आपको सीधा छाप देना है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो याद रखना भैया तो जो आपका वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान परितंत्र परीक्षण केंद्र है वो भैया तो आपका स्थापित किया गया है, वो भैया तो आपका ताल छापर चूरू में स्थापित किया गया है। स्टार लगा के रखना भाई, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। जैसा आपका एग्जाम आने वाला है, चाहे भैया तो एग्जाम का कितना ही लेवल आपका आ जाएगा, वहाँ से भैया तो आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले इस क्लास के अंदर से। तो क्लास को पूरा जरूर देख लेना, रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान का जो खींचन गांव है वो किसके लिए जाना जाता है। तो राजस्थान का जो खींचन गांव है भैया तो वो जाना जाता है, राइट आंसर है भैया तो आपका कुरुंजा पक्षी के लिए आपका जो खींचन गांव है वो प्रसिद्ध है, जाना जाता है। एक ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना भाई। स्टेपी जलवायु भैया तो कौन कौन से जिले में पाई जाती है, यह भैया तो जो आपका राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के अंदर, स्टार लगा के रखना भाई। तो राइट आंसर है भैया तो जो आपका बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, यहाँ पर भैया तो स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है भैया तो, जहाँ पर भैया तो बहुत न्यूनतम कम वर्षा भी नहीं होती है भैया तो और ज़्यादा भी नहीं होती, वहाँ पर भैया तो आपको स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न है भैया तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। याद रखना भैया तो जो नहीं आती है वो आपको बतानी है। तो राष्ट्रीय भैया तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती, वो आपको बतानी है। ऑप्शन 2 भैया तो कोला झील जो आपकी नहीं आती, बाकी के भैया तो पुष्कर झील, पिछोला झील और भैया तो नक्की झील, ये तीनों झील आती है। तीनों को याद रखना और स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है भैया तो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अब या तो बरखान उनको कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है। तो कुंभलगढ़ अभ्यर्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में जो उच्च भूमि है उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 भोराट का पठार भैया तो उसको कहा जाता है। याद रखना भैया तो भोराट का पठार उसको कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भैया तो होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है। तो स्टार लगा के रखना भाई। होप सर्कस भैया तो आपके अलवर में स्थित है। अलवर में भैया तो जो आपका होप सर्कस का जो स्थान है वो अलवर में बना हुआ है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की कि राजस्थानी संस्कृति में भैया तो राजस्थानी संस्कृति में औलंदी भैया तो औलंदी क्या है। तो औलंदी भैया तो आपको बतानी है कि औलंदी क्या है, क्या चीज़ है भैया तो औलंदी। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो नववधु के साथ जाने वाली स्त्री जो होती है भैया तो वो भैया तो औलंदी कहते हैं। हमने गांव में भैया तो आपने कई बार देखा होगा जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके साथ भैया तो जो आपकी स्त्री आती है या कोई लड़की आती है उसको हम क्या कहते हैं, औलंदी कहते हैं। ऑप्शन 3 है भैया तो आपको इसमें कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि केसरिया जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। स्टार लगा के रखना भाई। केसरिया जी का मेला
मेला आपसे पूछा जा सकता है। कई एग्जाम में तो ये क्वेश्चन देखा जाता है और मेलों से संबंधित आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आने वाले हैं। तो केसरिया जी का मेला भी है तो आपका धुलेऊ में भरता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजावाटी एवं नागरचोल, याद रखना भैया तो राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं। स्टार लगा के रखना भाई। राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। तो राजावाटी और नागरचोल बोली आपको बतानी है। तो ये भैया तो डूडाडी की उपबोलियां मानी गई हैं। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। एक तरफ अभ्यर्थ तो आपको देवी लोक देवी दी हुई है और दूसरी तरफ आपके अभ्यर्थ तो स्थान दिए हुए हैं। तो याद रखना सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो अभ्यर्थ तो शीतला माता अभ्यर्थ तो चाकसू में स्थित है। ये अभ्यर्थ तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये अभ्यर्थ तो आपका चाकसू में स्थित है शीतला माता। और आई माता अभ्यर्थ तो आपका कहाँ पर स्थित है। तो आई माता की बात आती है तो अभ्यर्थ तो आई माता आपके ओसिया में स्थित नहीं है। ये अभ्यर्थ तो आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। दधी माता अभ्यर्थ तो गोठ मांगलोद में स्थित है। ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और शीला देवी अभ्यर्थ तो आमेर में यानी कि जयपुर में स्थित है। ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थ तो तीनों में से कोई सा भी आपके पूछा जा सकता है। यानी कि शीतला माता अभ्यर्थ तो चाकसू में, ये अभ्यर्थ तो जयपुर में पड़ता है। और अभ्यर्थ तो दधी माता अभ्यर्थ तो गोठ मांगलोद अभ्यर्थ तो ये गोठ मांगलोद में स्थित है। और शीला देवी अभ्यर्थ तो आमेर, ये भी अभ्यर्थ तो आपके जयपुर में ये जगह पड़ती है। ऑप्शन अभ्यर्थ तो ऑप्शन 2 आपका इसमें गलत सुमेलित हो जाता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आज़ाद मोर्चे का संस्थापक कौन था। तो आज़ाद मोर्चे का संस्थापक अभ्यर्थ तो आपसे पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थ तो स्टार लगा के रखना, एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाने वाले। तो आज़ाद मोर्चा अभ्यर्थ तो हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो क्या पूछा है कि 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था वो अभ्यर्थ तो कहाँ पर था। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जहाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर, यह भैया तो आपके देवली। तो करेक्ट आंसर की बात है भैया तो ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि भैया तो जो भैया तो गठित मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय वो भैया तो आपका ब्यावर में था। और भैया तो कब गठित हुआ था 1822 में भैया तो सन याद रखना, सन भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ भैया तो आपको सन दिए हुए हैं, कौन सा भैया तो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो याद रखना भैया तो जो आपका हुरडा यानी कि हरमाड़ा का जो युद्ध है वो भैया तो 1557 में हुआ था। ये भैया तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और भैया तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है भैया तो याद रखना। इन तीनों को भैया तो याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में छप सकता है। ये क्वेश्चन है भैया तो इस तरह के क्वेश्चन है भैया तो जहाँ से भैया तो आपसे पूछा जा सकता है सुमेलित, वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली हल हो जाते हैं। और यहाँ से भैया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे। स्टार लगा के रखना भाई। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 यानी कि सुल्तान खान गोरी भैया तो वहाँ का भैया तो शासक था, अधिकारी था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। स्टार लगा के रखना, जो आपकी लेखन है पुस्तक है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन है भैया तो मैंने हर क्लास में हर क्वेश्चन ऐड किया है, वहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अब भैया तो राइट आंसर की बात करें भैया तो इसमें आपका राइट आंसर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बजंती आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो बजंती जो आभूषण है वो अभ्यर्थ तो आपको बताना है। तो अभ्यर्थ तो भुजा में अभ्यर्थ तो जो आपका बजंती आभूषण है वो अभ्यर्थ तो आपको कहाँ पर पहना जाता है, गले में अभ्यर्थ तो पहना जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अभ्यर्थ तो कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का
प्रसिद्ध वादक था। तो कर्णाभील के बारे में भैया तो स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो नड़ वादक थे भैया तो ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नड़ वादक है भैया तो जो आपका कर्णाभील था वो भैया तो नड़ को भैया तो प्रसिद्ध था, नड़ वादक नड़ को भैया तो अच्छी तरह से भैया तो ये हैंडल करते थे, तो प्रसिद्ध वादक थे। ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो कोलायत भैया तो कोलायत में किसका मेला लगता है, तो याद रखना भैया तो कोलायत भैया तो कौन सी जगह पड़ता है, तो कोलायत भैया तो किस जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। तो आपका बीकानेर में भैया तो कोलायत पड़ता है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भैया तो मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो मलिक शाह की मस्जिद भैया तो आपसे पूछिए कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जालौर में भैया तो आपकी जो मलिक शाह की मस्जिद है वो आपके जालौर जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन का वाद्य यंत्र का प्रयोग लाया जाता है, वो भैया तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो आपको बताना है। देवनारायण जी की जो फड़ है भैया तो उसको किस वाद्य यंत्र के साथ भैया तो गाया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ भैया तो गाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है। तो इसका संबंध आपको बताना है कि किस आंदोलन से संबंध रहा है, किसका भैया तो किशोरी देवी का। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर हो जाता है सीकर किसान आंदोलन से जो आपकी किशोरी देवी है इसका संबंध रहा है। कई एग्जाम में भैया तो ये क्वेश्चन देखा जाता है, तो स्टार लगा के रखना, सीकर से भैया तो इनका संबंध रहा है। और अभी तक जिस भी विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई लाइक एक बार सभी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भैया तो सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भैया तो आपसे पूछे कि किन के द्वारा हुई थी, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, नेनूराम शर्मा या भैया तो भूप सिंह। तो राइट आंसर है भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 यानी कि नेनूराम शर्मा के द्वारा भैया तो जो आपकी हाड़ौती सेवा संघ है इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो ऑप्शन 3 को लॉक कर दिया जाए। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। तो चौरी कर अभ्यास तो सबसे पहले किस ठिकाने ने लगाया था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर पे तो जो बिजोलिया ठिकाना सबसे पहले चौरी कर लगाया था। ऑप्शन 4 अभ्यास तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम राशि कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। करंट अफेयर्स के पर्पज से भी भैया तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्टार लगा के रखना, रामबाण साबित होने वाला है। तो 25,000 का जुर्माना भैया तो आपको भैया तो दे सकती है सरकार भैया तो यदि आपने भैया तो राज्य सूचना आयोग को सूचना नहीं दी किसी कार्य की, तो भैया तो वो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना भैया तो दे सकता है। ऑप्शन है भैया तो 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो किसका कार्यकाल भैया तो सबसे कम रहा है ये भैया तो आपको कुछ सचिव दिए हुए हैं, इंद्रजीत खन्ना, गोपाल कृष्ण भैया तो भनोत, आनंद मोहन लाल सक्सेना या भैया तो HM माथुर। तो राइट आंसर भैया तो सबसे कम कार्यकाल आपसे पूछा है, तो सबसे कम कार्यकाल भैया तो HM माथुर का रहा है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भैया तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको भैया तो बिल्कुल ईजिली एग्जाम नहीं आने वाला ये भी याद रखना। तो आपकी तैयारी को भैया तो मजबूत रखिए, एग्जाम कैसा भी आए फोड़ कर आना है। तो याद रखें भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट अवस्था विद्यमान है भैया तो भैया तो याद रखना जो पुलिस कमिश्नरेट है वो भैया तो आपके कौन से जिले में तैनात है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, जयपुर और जोधपुर में भैया तो ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। जो नहीं रहे भैया तो उसको हटा देना है, बाकी के रहे हैं वो बच जाएंगे। याद रखना, बार बार कहने के भैया तो आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन
को ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम पेपर देते समय। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जो नहीं है वो आपको हटा देना है। यह भैया तो वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं है। बाकी के भैया तो आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है भैया तो जो नहीं है उसको हटा दो, बाकी के आपको याद रखने हैं। इनमें से आपका कोई सा पूछा जा सकता है भैया तो JS वर्मा भैया तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और JM पांचाल भैया तो ये भी रहे हैं, और अरुण कुमार ये भी रहे हैं। तीनों को याद रखना भैया तो, और अब भैया तो जो नहीं है उसको भैया तो आपके दिमाग से डिलीट कर देना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है भैया तो वो क्या है। तो राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम है भैया तो उसका नाम आपसे पूछा है। तो राइट आंसर है भैया तो क्या हो जाता है, ऑप्शन 3 यानी कि पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है भैया तो इसका राइट नाम हो जाता है ऑप्शन 3 है भैया तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का भैया तो निर्वहन करता है, वर्णन करता है, उसका उल्लेख मिलता है। कुछ भी भैया तो आप इसमें बोल सकते हो। तो जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है भैया तो मुख्यमंत्री तो राइट आंसर की बात की जाए वो भैया तो आपका ऑप्शन 2 हो जाता है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्रियों का जो उल्लेख होता है, वर्णन होता है, वो भैया तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी या सरिता नदी कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो घग्गर, साबी, बाणगंगा या भैया तो आपकी माही नदी। तो राइट आंसर हो जाता है भैया तो ऑप्शन 3 जो आपकी बाणगंगा नदी है इसको भैया तो रुंडित नदी के नाम से या सरिता नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों नामों को याद रखना, रुंडित नदी और सरिता दोनों नामों से बाणगंगा नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो कौन से क्षेत्र में भैया तो मालवा पठार का विस्तार है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि दक्षिण और पूर्वी पठार, पूर्वी प्रदेश में भैया तो जो आपका मालवा पठार है उसका विस्तार पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी भाग में। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भैया तो रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो रामगढ़ पहाड़ियों की बात आती है तो भैया तो ऑप्शन 3 ये आपकी 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना राजप्रसाद जो छीतर है, राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 3 यानी कि उम्मेद भवन पैलेस जो आपका जोधपुर में स्थित है इसका अन्य नाम क्या है, राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी भैया तो इसको जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। स्टार लगा के रखना भाई, सिंचाई परियोजनाओं से जो क्वेश्चन आने वाला है वहाँ से आपका इंदिरा गांधी नहर से भैया तो क्वेश्चन आएगा 100% भैया तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 7 लिफ्ट नहरें भैया तो इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई हैं। यानी कि इंदिरा गांधी नहर से भैया तो जो नहरों की संख्या निकाली गई है वो भैया तो 7 निकाली गई है। ये आपके भैया तो इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। याद रखना भैया तो इंदिरा गांधी नहर, यहाँ से भैया तो आपकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं वो निकाली गई हैं। 7 लिफ्ट नहरें भैया तो स्टार लगा के रखना, इस तरह से आपकी 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा कम होती है। तो वो कौन कौन से भैया तो कितने प्रतिशत भैया तो कम वर्षा होती है भयंकर सूखे के अंतर्गत। अब भैया तो आपको बताना है कि अब भैया तो अब इतनी वर्षा हुई तो अब सूखा पड़ सकता है, ये अब भैया तो आपको एक संभावना बतानी है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर ऑप्शन है भैया तो राइट आंसर की बात की जाए यानी कि भैया तो आपका जो 50% है ये भैया तो आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 50% से अधिक वर्षा भैया तो होने पर यानी कि भयंकर भैया तो भयंकर सूखा होता है जब वर्षा कम होती है भैया तो 50% से भैया तो अगर कम वर्षा हुई तो वहाँ पर भैया तो सूखे की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि सांगरिया सांचौर सांथलपुर भैया तो याद रखना सांगरिया सांचौर और सांथलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस
जिससे होकर नहीं गुजरता वो आपको बतानी। ये एक हाईवे है भैया, तो याद रखना ये हाईवे ये कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरता है भैया, तो सांगरिया, सांचौर, सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है भैया, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 4 जैसलमेर से भैया तो ये नहीं गुजरता। बाकी बाड़मेर, श्री गंगानगर और भैया तो बीकानेर, इन तीनों जिलों से भैया तो ये गुजरता है। तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो याद रखना भैया तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चनों से आपके 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली हल होते हैं। तो राइट आंसर है भैया तो जो न्यूनतम साक्षरता दर वो बाड़मेर में, ये ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात भैया तो धौलपुर में पाया जाता है। याद रखना भैया तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग अनुपात सबसे कम किस जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको धौलपुर राइट करके आना है। और अधिकतम जनसंख्या भैया तो पूछी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए वो भी भैया तो आपका जयपुर शहर में। तो तीनों को स्टार लगा के रखना, एग्जाम में के अंदर छपने वाले प्रश्न है भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सिंचाई परियोजनाएं और जिले आपको दे रखे हैं। तो बिलास अब भैया तो 12 जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये आप भैया तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बिलास जो अब भैया तो सिंचाई परियोजना वो 12 जिले की है। और भैया तो पांचना ये करौली जिले की है भैया, तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और गढ़दा भैया तो ये बूंदी की है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन भैया तो चोली डूंगरपुर की नहीं है, याद रखना, इसको हटा देना। बाकी की तीनों आपको याद रखने हैं भैया। तो पहली आपकी बिलास 12 में स्थित है भैया तो ये सिंचाई परियोजना। और पांचना आपकी करौली की है दूसरा। और तीसरा भैया तो आपके जो गरदड़ा है वो भैया तो आपकी बूंदी में है। याद रखना, तीनों को स्टार लगा के रखना भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि एरडे, और अब भैया तो आपसे पूछा कि एरडे ओटिस नाइग्रेस ये किसका नाम है भैया, तो एक पक्षी का नाम है। वो पक्षी है भैया तो वो पक्षी का नाम है, याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में भैया तो जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। तो जिप्सी फेरस जो मृदा है वो आपको बतानी है। मिट्टी से भैया तो आपका एक क्वेश्चन, मिट्टी मृदा से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर की बात की जाए तो बीकानेर में भैया तो आपका जो जिप्सी फेरस मृदा है वो आपकी बीकानेर में मिलती है। ऑप्शन 3 भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है। तो सामर झील में गिरने वाली नदी आपको बतानी है। स्टार लगा के रखना भाई। नदियों से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, या तो आपसे भैया तो जो उद्गम स्थल है वो पूछे जाएंगे, या भैया तो आपसे भैया तो इनका भैया तो जो शाखाएं हैं वो पूछी जाएंगी। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर जो मेंढा नदी है भैया तो वो आपकी सागर झील में मिलती है, मेंढा नदी। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो ये सीप है, सीप क्या है भैया तो ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन भैया तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है। सीप के बारे में भैया तो आपको बताना है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जो भैया तो रेगिस्तान में पाया जाता है। सीप भैया तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है जो भैया तो हवाओं के द्वारा भैया तो ये बनते हैं। इस तरह से भैया तो हवा चलती है तो इस तरह से ये भैया तो बनते हैं। तो याद रखना भैया तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये क्वेश्चन है भैया तो बिल्कुल नॉर्मल है आपके लिए। इस क्लास का आंसर भैया तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। आपको इसलिए अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चनों की जो श्रेणी में आती है वो क्वेश्चन है अभ्यर्थी तो ये क्वेश्चन, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है। देखना चाहता हूँ अभ्यर्थी आपका लेवल क्या है पढ़ाई का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो बता देना, अगली क्लास में इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्र यहाँ अवस्थित है। वो अभ्या तो आपको बताने की कहाँ पर स्थित है। अभ्या तो राणा, अभ्या तो करण सिंह और अभ्या तो अमर सिंह की छत्रियाँ कौन सी जगह अभ्या तो स्थित है। तो नाथ द्वारा उदयपुर में अभ्या तो नाथ द्वारा उदयपुर में राणा अमर सिंह और करण सिंह की छत्रियाँ स्थित है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा
अभ्यर्थियों वर पक्ष द्वारा नव पद्धति के लिए आशीर्वाद समारोह का प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? तो याद रखना अभ्यर्थियों, नव दंपति जो पति होता है अभ्यर्थियों, इसके लिए अभ्यर्थियों जो भोजन कराया जाता है उसको अभ्यर्थियों क्या कहा जाता है? बडार का भोजन अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। नव दंपति जो अभ्यर्थियों नए लोग होते हैं उनके लिए अभ्यर्थियों बडार का भोजन कराया जाता है शादी विवाहों में प्रतिभोज के रूप में अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है, स्टार लगा के रखना भाई। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अभ्यर्थियों किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हुआ था अभ्यर्थियों। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो किस अभ्यर्थियों लोक देवता ने, किस देवता ने जोधपुर को मंडोर जीतने में अभ्यर्थियों सहायता प्रदान की थी? तो याद रखना अभ्यर्थियों हड़बू जी ने। हड़बू जी के आशीर्वाद से अभ्यर्थियों राव जोधा अभ्यर्थियों जोधपुर को जीत पाया था। ऑप्शन अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हड़बू जी के आशीर्वाद से अभ्यर्थियों शासन किया था जोधपुर पर राव जोधा ने। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान में जो लोक नायक है अभ्यर्थियों किन्हें जाना जाता है लोक नायक के नाम से? तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों जयनारायण व्यास को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि गलत युग्म को चुनिए। गलत ऑप्शन अभ्यर्थियों आपको इसमें से हटा देना कि गलत युग्म कौन सा है। बूंदीलाल प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा होती है अभ्यर्थियों? कांतिलाल के द्वारा होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। करौली प्रजामंडल की स्थापना अभ्यर्थियों त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा होती है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अलवर प्रजामंडल के अभ्यर्थियों हरिनारायण शर्मा के द्वारा होती है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना अभ्यर्थियों पन्नालाल त्रिवेदी के द्वारा नहीं होती। तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, तीनों इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों बूंदी करौली और अभ्यर्थियों ये 2 क्वेश्चन अभ्यर्थियों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बूंदी प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा होती है? तो याद रखना कांतिलाल अभ्यर्थियों बूंदी की करते हैं और त्रिलोक चंद माथुर अभ्यर्थियों करौली प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। याद रखना रामबाण साबित होने वाला अभ्यर्थियों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन अभ्यर्थियों आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो भगत आंदोलन की बात आती है अभ्यर्थियों आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड है अभ्यर्थियों उसकी राजधानी कब बनाया था? तो राइट आंसर अभ्यर्थियों 1585 हो जाता है। 1585 में अभ्यर्थियों महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन 1 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? तो याद रखना अभ्यर्थियों किसकी सलाह पर जहर दिया था? कृष्णा कुमारी की सलाह पर अभ्यर्थियों जहर दे दिया था। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की राजनीति अभ्यर्थियों सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगा के रखना भाई। राजस्थान की राजनीति एक पुस्तक है अभ्यर्थियों सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में, ये अभ्यर्थियों आपको पुस्तक का नाम दिया है। इसके अभ्यर्थियों लेखक कौन है आपसे, लेखक आपसे पूछा है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका विजय भंडारी अभ्यर्थियों ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। एक ऑप्शन अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हालरो पहना जाता है? तो हालरो अभ्यर्थियों कहाँ पर पहना जाता है ये आपसे पूछा है। तो हालरो अभ्यर्थियों महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। हालरो अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित हैं? तो केवल जयपुर से जिनका संबंध माना गया है अभ्यर्थियों वो तमाशा होता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? तो कुंभलगढ़ त्यौहार से अभ्यर्थियों राणा कुंभा का संबंध माना जाता है। ऑप्शन 4 इज द
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थों कि अभ्यर्थों धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के गुरु अभ्यर्थों रामानंद थे। ऑप्शन 3 अभ्यर्थों, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि 4 हाथों वाले देवता के किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभ्यर्थों काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है, स्टार लगा के रखना भाई। कल्लाजी राठौड़ को अभ्यर्थों 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? तो यह अभ्यर्थों किसने कहा था? तो यह अभ्यर्थों शांति त्रिवेदी ने कहा था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वो अभ्यर्थों आपका अजमेर से रहा था। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो अभ्यर्थों साधु सीताराम का जो संबंध है वो अभ्यर्थों किसान आंदोलन से रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थों, आपका जो टाइम है अभ्यर्थों इस क्लास के अंदर बिल्कुल वेस्ट नहीं कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? स्टार लगा के रखना भाई। तो किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अभ्यर्थों भैरव सिंह जो शेखावत है इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार जो अभ्यर्थों कार्यकाल लगाया गया है वो लगाया गया है राष्ट्रपति कार्यकाल, वो अभ्यर्थों भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लगाया गया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर अभ्यर्थों ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष अभ्यर्थों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो अभ्यर्थों कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है वो अभ्यर्थों ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की सांख्यिकीय परिषद दोनों का सदस्य होता है? स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन लेवल का है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर अभ्यर्थों जो दोनों का सदस्य होता है वो आपको बताना है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री अभ्यर्थों दोनों के सदस्य होते हैं, एक तो आपका नीति आयोग हो जाता है अभ्यर्थों और दूसरा आपके राज्य परिषद हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रावधान है? स्टार लगा के रखना भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अनुच्छेद 153 में अभ्यर्थों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर अभ्यर्थों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम रहा है? तो कौन सा नंबर अभ्यर्थों रहा है? 8वां स्थान अभ्यर्थों राजस्थान का रहा है। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थों डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई, डबोक हवाई अड्डा अभ्यर्थों आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामसागर जो वन विहार है अभ्यर्थों वो अभ्यारण्य आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थों, धौलपुर में। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है वो आपको बताना है अभ्यर्थों। कठोर अभ्यर्थों ऑप्शन 1 हो जाता है, कठोर मौसमी परिस्थितियां ये भी अभ्यर्थों एक कारण है। बढ़ती आबादी ये भी अभ्यर्थों एक कारण है। वनोन्मूलन अभ्यर्थों ये भी एक कारण है, अगर आप ज़्यादा वन काटोगे तो वहाँ की मिट्टी अभ्यर्थों अपरदन होगी। तो अम्लीय भूमि का उपयोग करना अभ्यर्थों ये एक अपरदन नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि अनासागर झील के विषय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनासागर झील के बारे में आपको बताने कि कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है। तो राइट आंसर अभ्यर्थों पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। अर्णोराज अभ्यर्थों ऑप्शन 4 आपका इसमें सत्य कथन हो जाता है, बाकी के अभ्यर्थों रहने देना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर जिले से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है?
तो बीकानेर जिले में अभ्यर्थियों प्रवाहित होने वाली नदी, यानी कि बीकानेर जिले में कौन सी नदी बहती है? कांतली, मेंथना, घग्गर, ये अभ्यर्थियों कोई नहीं। तो ऑप्शन ए अभ्यर्थियों बीकानेर में कोई भी नदी नहीं प्रवाहित होती है। याद रखना, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल अभ्यर्थियों 342,239 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। 95 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इस क्लास में कवर कर पाए। बाकी के जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों जल्दी आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे। और कमेंट में छाप देना कि क्लास आपको कैसी लगी और क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको कैसे लगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो विद्यार्थी चैनल पर नया हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपता है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।